नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 10 सितंबर हो गया, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने के। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 के आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे। उस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में प्योंगयांग पर कब्जे के बाद इंडियन आर्मी आक्रामक रूप से एक और जगहों पर कब्जा किया। जी हाँ, दरअसल फिंगर 4 में चीनी सैनिकों से ऊंचाई पर जा बैठे भारतीय जाबाज अब चीन को देंगे मुंह तोड़ जवाब। इसकी बड़ी खबर जानेंगे। और उस बीच दूसरी बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर चीनी सैनिकों ने फिर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की। इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर से दुम दबाकर भागे PLA के जवान। इसके बारे में बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि प्योंगयांग पे कब्जे के साथ साथ ही तिब्बत और अक्साई चीन को लेकर डरा चीन अब देश भर की सेनाओं को लगा रहा है LAC पर। इसके साथ ही वहां के ग्लोबल अखबार ने भी धमकी दी है कि अब भारत तैयार रहे खून खराबे के लिए। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। मामला बढ़ चुका है, बॉम्बर्स को भी तैनात कर रहा है चीन। आखिर क्यों, इसके बारे में जाने के लिए। इसी तनाव के बीच सऊदी किंग से बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं इस बीच अगली चौथी बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि अब चीन न बचेगा, चीन न पाकिस्तान। आज से रण में शामिल होगा वायुसेना का बाहुबली राफेल। जी हाँ, तो सब कुछ खबर जानेंगे। यहाँ पर खालिस्तान को लेकर भी बड़ी अपडेट आई, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 बल्कि देश के दुश्मनों को भी पूरी तरीके से हराने में सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। कमेंट के माध्यम से इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए खबरें विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 44 लाख के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, 44,33,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 74,000 के आंकड़े पार कर गए। ये देश भर में कोविड-19 के आंकड़े हैं। मृतकों की संख्या की बात करें 74,000 पार कर गए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 34,50,000 करीब हो चुका है। और इस बीच 9 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर में कोविड-19 आंकड़े। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि प्योंगयांग में कब्जे के बाद भारत ने एक और स्थान पर किया कब्जा। फिंगर 4 में चीनी सैनिकों को मिली बड़ी बढ़त, ऊंचाई पर जा बैठे भारतीय जाबाज चीन तिल मिलाया। दरअसल ईस्टर्न लद्दाख में प्योंगयांग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में एक बार और भारतीय सैनिकों की तैनाती ऊंचाइयों पर की गई है। चीनी सैनिक यहां पर फिंगर 4 की चोटी पर डट गए हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने वहां पर भी ऐसी पोजीशन पर कब्जा कर लिया जहां फिंगर 4 से अभी भी 4 ऊंची है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक वहां पर अब अपने इलाकों में ऐसी आहट पर तैनात है जो फिंगर 4 को भी डोमिनेट करती है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सोमवार को चीनी सेना ने दक्षिणी प्योंगयांग की भारतीय फॉरवर्ड चौकियों पर कब्जे की कोशिश की थी। इस दौरान पोल स्क्वाड और ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ पहुंचे चीनी सैनिकों ने भारतीय ताराबंदी को भी निकालने की कोशिश की थी। प्योंगयांग झील के दक्षिणी किनारों में जिन जिन आहट्स पर भारतीय सैनिक तैनात हैं, वहां पर अपने इलाकों में भारतीय सेना ने वार ऑप्टिकल लगा रखी है। भारत ने चीनी सैनिकों को सख्त चेतावनी दी है और वो इस तारबंदी को पार करने की कोशिश ना करें। और इस वजह से आपको बता दें कि चीनी सैनिकों को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आई है कि एक बार फिर से प्योंगयांग से कब्जे के बाद फिंगर 4 पे कब्जे के बाद चीन तिल मिला चुका है और हर चाल को इंडियन आर्मी नाकाम कर रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि प्योंगयांग कब्जे और फिंगर 4 पे कब्जे के बाद एक बार फिर से तिल मिलाए चीन ने LAC पर तैनात कर रहा है पूरे देश भर के जवानों का, लद्दाख में ही लगा दे रहा है। भारत से इस कदर डर गया चीन कि अब पूरी चीनी सैनिकों को ही LAC लद्दाख तिब्बत के इर्द गिर्द लगा रहा है चीन। क्या कुछ बड़ा करने की फिराक में है? बॉम्बर्स के साथ साथ कई मिसाइल भी लगा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत चीन के पूर्वी लद्दाख में 4 महीनों से तनाव के हालात बने हैं। रेजांगला के पास ताज़ा गतिरोध के बाद लगता है कि चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सीमा पर देश भर से सैनिकों को इकट्ठा कर रही है। इसमें एयर डिफेंस जवान, बॉम्बर्स, स्पेशल फोर्सेस के जवान, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी, बम, पैदल सेना की इकाइयां भी शामिल हैं। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार पड़ोसी देश के विश्लेषकों ने कहा है कि यह कदम PLA की क्षमता और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प दिखाता है। PLA सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स से जुड़े H-6 बॉम्ब और Y-20 बड़े परिवहन विमान की ट्रेनिंग मिशन के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तरी पश्चिमी चीन के रेगिस्तानी इलाकों को दक्षिणी पश्चिमी चीन के युद्धाभ्यास, लाइव फायर ड्रिल, तैनाती अभ्यास आदि कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि चीन एक के बाद एक तैनात करने की वजह इंडियन जो भारतीय विश्लेषक हैं उनका मानना है कि फिलहाल चीन केवल दबाव की राजनीति कर रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी इसी आक्रामकता से आगे बढ़ी तो चीन को न केवल पीछे हटना पड़ेगा बल्कि भारत के सामने सरेंडर भी चीन को करना पड़ेगा। अगर आप भी अपनी सेना के क्षमता और शौर्य का पूरी तरीके से गुणगान करते हैं तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं तीसरी बड़ी अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जवानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा चीन तिब्बत में लगातार कर रहा फायरिंग और युद्धाभ्यास। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव के बीच चीन मनोवैज्ञानिक तरीके से भारतीय सेना के जवानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। LAC और उसके आसपास के एरिया में फायरिंग से चीन की सेना यह हरकत कर रही है। सरकार के टॉप सूत्रों ने बताया है कि चीनी सेना तिब्बत में अपनी नियंत्रित क्षेत्र के भीतर फायरिंग का अभ्यास कर रही है, लेकिन लद्दाख में लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC के साथ कई स्थानों पर उसकी आवाज़ों को सुना जा सकता है। ऐसे LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि भारत ने रेजोंग ला और लेचन ला हाइट्स के पास भारतीय सेना के कब्जे वाले स्थानों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इसके साथ ही इन ऊंचाइयों पर कंसंट्रेटर के तार भी किए गए हैं। चीनी सैनिकों को चेतावनी दी गई है, अगर उन्होंने इसका उल्लंघन किया तो उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सूत्रों ने बताया है कि ब्रिगेडियर और कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष के ने चीन के समक्ष चीनी सेना के सैनिकों की लाठी और भाले के साथ ही तैनाती का भी मुद्दा उठाया था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन तिब्बत में ये कर रहा है, इससे भारतीय सैनिक और आक्रामक और सतर्क हो रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस हालात में बात की सऊदी किंग सलमान से, कोरोना की चुनौतियों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल्लाह से बात की है। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी को लेकर वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 ग्रुप के अध्यक्ष के तौर पर सऊदी अरब के नेतृत्व की सराहना की है। कोरोना के दौरान सऊदी द्वारा दिखाए गए नेतृत्व को PM मोदी ने सराहा है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने G20 के विभिन्न उद्देश्यों को लेकर भी चर्चा की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर संतुष्टि प्रकट की है। इसके साथ ही भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ करने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किंग सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को वापस लाने में मदद के लिए विशेष रूप से तारीफ भी की है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि न चीन बचेगा न पाकिस्तान, आज रण में शामिल होगा वायुसेना का बाहुबली राफाल। गुरुवार को देश का महाबली फाइटर जेट राफाल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के 17वें एक्सवाइडन गोल्डन एरो का हिस्सा बनेगा। अंबाला वायुसेना बेस में राफेल विमान का औपचारिक अनावरण पारंपरिक रूप से आयोजित सर्वधर्म पूजा के साथ किया जाएगा। इस मौके पर अंबाला में होने वाली सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ली अपने 80 संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रहे हैं। इन दोनों कदमों और चीन को पाकिस्तान के लिए बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। राफेल के राजनीतिक राज तिलक की तैयारी कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडक्शन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इसके साथ ही ऐतिहासिक क्षण पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद होंगे और चीन और पाकिस्तान को खुली चेतावनी देने का ऐलान। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। भारत में खालिस्तान आतंकवाद भड़काने की साजिश, पंजाब के सिखों को लुभाने की चल रही चाल। दरअसल प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख नेताओं गुरुवंत पंत सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर की संपत्तियों को NIA कुर्क करने जा रही है। इस कार्रवाई से नाराज प्रतिबंधित संगठन SFG पंजाब के किसानों को अनुदान के जाल में लुभाकर उन्हें देशद्रोह के लिए उकसाने में जुट गया है। अपने भारत विरोधी अभियान रोड मैप 2020 के तहत संगठन अब कर्ज के जाल में फंसे पंजाब के किसानों को 35 रुपये अनुदान के तौर पर देने की पेशकश कर रहा है। अमेरिका में अलगाववादी गतिविधि चला रहे SFG ने पंजाब के ऐसे किसानों को मासिक आधार पर धन मुहैया कराने की घोषणा की है जो कृषि ऋण नहीं चुका पाएँ। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक SFG के नंबर्स में रेफरेंडम 2020 करवाने की प्लानिंग है। इस रेफरेंडम में पंजाब के सिख ज़्यादा मात्रा में भाग ले रहे हैं। इस रणनीति के तहत SFG के इसके लिए पंजाब के किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका में भी लगेगा गोवध पर प्रतिबंध, PM की पार्टी ने पास किया प्रस्ताव। जी हाँ,
दरअसल श्रीलंका में जल्द ही गोवंश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी पादोजुना पेरुमना ने अपनी एक बैठक गोवंश पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्टी प्रस्ताव में पूरे देश में गाय काटे जाने पर प्रतिबंध की बात कही गई। हालांकि बीफ की आयात की इजाज़त रहेगी। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने मंगलवार को SLPP संसदीय समूह की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि मीडिया में प्रस्ताव भी पास किया गया है। मीडिया मिनिस्टर और कैबिनेट प्रस्ताव कहलुआ ने बताया है कि LSPP संसदीय समूह की बैठक में भाग लेने वाले सभी SLP सांसदों ने इस प्रस्ताव के लिए प्रधानमंत्री राजपक्षे की सराहना की है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत में इसी तरीके से गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें ताकि मोदी सरकार इसके लिए भी एक कानून ला सके। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारतीय अमेरिकियों को वोटर को पसंद आ रहे हैं ट्रंप का कैंपेन वीडियो, प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे नजर। दरअसल अमेरिका में 3 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी का प्रचार वीडियो देश भर में घूम रहा है, खासकर भारतीय अमेरिकियों के बीच जिनके वोट कुछ राज्यों में चुनावी मैदानों में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इन वीडियो में पिछले 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक रैलियों के दृश्य शामिल किए गए हैं। फॉर मोर ईयर्स शीर्षक वाला 107 सेकंड का ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की पिछले साल की अमेरिका की यात्रा के दौरान ह्यूस्टन में 50,000 उत्साहित समर्थकों के बीच उनके ट्रंप के साथ साथ चलने वाले फुटेज के साथ भी शुरू हो रहा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर भारतीय अमेरिकियों को लुभाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बखूबी कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष निकाय ने पाकिस्तान में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं विशेषकर महिलाओं को लेकर खतरों पर चिंता जताई है। इसके साथ ही निकाय ने पाकिस्तान के नेतृत्व से आह्वान किया है और वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काए जाने की निंदा करे तथा विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को सम्मान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करे। आपको बता दें कि मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता सपर्ड कोविल ने मंगलवार को जिनेवा में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार निकाय पाकिस्तान में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को भड़काने के कई मामलों में चिंतित है। उन्होंने कहा है कि निकाय ऐसे मामले में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इस बयान में कहा है कि ईशा निंदा के आरोप विशेष रूप से चिंता पैदा करने वाले हैं क्योंकि इनमें आरोपी के खिलाफ हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय ने पाकिस्तानी नेतृत्व में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काए जाने की निंदा करने का आह्वान किया और कहा है कि ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत या राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए किए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दी कि कंगना रनौत ने मुंबई को बताया पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी मीडिया को लग गई मिर्ची। जी हाँ, दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पाली हिल स्थित दफ्तर पर बुधवार को बीएमसी का बुलडोजर चलाकर पूरे ऑफिस को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। जिस वक्त ये सारी कार्रवाई चल रही थी तब कंगना सफ़र में थी और अपने ट्विटर हैंडल से लगातार इस मामले पर ट्वीट भी कर रही थी। कंगना ने वो वीडियोज़ और तस्वीरें भी ट्वीट की जिनमें बीएमसी के कर्मचारी उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बीच उन्होंने निंदा करते हुए एक बार फिर से मुंबई को पाकिस्तान कहा और महाराष्ट्र सरकार की तुलना बाबर से की। कंगना का ऐसा करना एक तरफ जहां से सैनिकों को रास नहीं आ रहा तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया भी इसकी खिलाफत करता नजर आ रहा है। दरअसल एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कंगना से के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि डियर कंगना, प्लीज़ अपनी राजनीतिक और अन्य लड़ाइयाँ हमारे देश के नाम शामिल किए बगैर करो। पाकिस्तान में राष्ट्रीय हीरोज़ के दफ्तर और उनके घर इस तरह नहीं तोड़े जाते हैं। कमेंट बॉक्स में भी तमाम लोगों ने कंगना रनौत को लेकर भी बातें कही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है शिवसेना को बुरा भला कहने के बाद। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहां पर एक बार फिर से कंगना रनौत को लेकर ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहां पर महिला पहलवान उतर चुकी हैं और शिवसेना को बताया गीदड़ से तुलना की है। जी हाँ, बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले के कथित तौर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। इसके बाद कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। इसके साथ उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड भी टूटेगा। इस बीच कंगना के समर्थन में कई महिला पहलवान उतर आई हैं। इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट और बबीता फोगाट भी आई हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बबीता तो अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्होंने शिवसेना की तुलना गीदड़ से कर डाली है। उन्होंने कंगना के समर्थन में एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, मायावती की बढ़ सकती मुश्किलें, कैग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी योगी सरकार। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के लिए अब मुश्किलें बढ़ते चली जा रही हैं। योगी सरकार ने नियंत्रण को महालेखा
परीक्षक कैग के रिपोर्ट के आधार पर उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस रिपोर्ट में 2007 से 2012 के बीच मायावती के नेतृत्व वाली सरकार के शासन की विसंगतियों का खुलासा किया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन मायावती सरकार ने गाजियाबाद में कृषि भूमि को आवास भूमि में बदला और इसके लिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स से अपेक्षित रूपांतरण शुल्क नहीं लिया। मायावती सरकार के फैसले से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण DGCA को 572 करोड़ रुपए की वित्तीय नुकसान हुआ है और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करते हुए चुनिंदा प्रॉपर्टी डेवलपर्स को भी ये लाभ दिया गया है। इसलिए शिकंजा कसना मायावती पर भी योगी सरकार अब मुख्तार, अतीक, आजम के बाद मायावती पर भी शिकंजा कस सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दी कि कंगना के ऑफिस पर BMC की कार्रवाई से शरद पवार और उद्धव ठाकरे में टकराहट बढ़ी। जी हाँ, मुलाकात की है, मिलकर उनसे नाराजगी जाहिर की है। दरअसल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कंगना रनौत के ऑफिस में BMC द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर नाराजगी जताई है। इसे लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर दोनों की बैठक हुई है। दोनों के बीच करीब पौने घंटे तक चर्चा हुई। हालांकि दोनों के बीच क्या बातें हुई इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कंगना के मुद्दे और मराठा आरक्षण पर चर्चा हुई। इससे पहले शरद पवार ने बयान जारी करके कंगना के ऑफिस में BMC द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा है कि मुंबई में अवैध निर्माण कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिन हालातों में कार्रवाई की गई है उनको लेकर लोगों के मन में संदेह हो गया है। तो इस तरीके से अब आपस में ही टकराहट बढ़ती नजर आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि युवराज सिंह ने संन्यास से वापसी का लिया फैसला। BCCI अध्यक्ष गांगुली को लिखा खत। दरअसल वर्ल्ड कप विजेता पूर्व भारतीय हरफनमौला क्रिकेटर युवराज सिंह ने पंजाब क्रिकेट संघ PCA के अनुरोध पर संन्यास वापसी करने का फैसला किया है। विश्व कप 2021 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर ली थी। PCA सचिव पुनीत वाली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 38 साल की युवराज से पंजाब क्रिकेट के फायदे के लिए संन्यास से वापसी करने की पेशकश की थी। क्रिक बज़ से युवराज ने कहा है कि शुरू में मैं इस पेशकश को स्वीकार करने के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन अब इसके बारे में मैं सोच रहा हूं। और इस बीच आपको बता दें कि युवराज ने BCCI अध्यक्ष गांगुली को खत तक भी लिख डाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि युवराज सिंह वापसी करें या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगली अपडेट। दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 2,76,00,000 के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, 2,76,05,000 कन्फर्म केसेस, तो 8,98,000 करीब लोगों की मौत हो गई। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 63,45,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1,90,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। जबकि इंडिया में ही 43,70,000 कन्फर्म केसेस, तो 73,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 41,65,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,27,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों पर जाएं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो पर इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।